इस वीडियो में हम स्मॉल जी के दो अलग अलग अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कई किताबों में अक्सर इसका मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया जाता है और इसकी दिशा नीचे की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। और कभी कभी इसे एक ऋणात्मक राशि के रूप में भी दर्शाया जाता है यानी -9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह नीचे की दिशा को निरूपित करता है। इसे समझने का सबसे सामान्य तरीका ये है कि ये पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह के पास त्वरण। और ये किसके लिए होता है? ये एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए होता है यानी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और ये वही चीज़ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस अंतिम भाग पर यानी मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु, फ्री फॉलिंग वस्तु पर हम अधिक जोर दे रहे हैं क्योंकि कई वस्तुएं जो पृथ्वी की सतह के पास होती हैं वे मुक्त रूप से गिर नहीं रही होती। उदाहरण के लिए हम खुद इस समय पृथ्वी की सतह के पास हैं लेकिन हम मुक्त रूप से गिर नहीं रहे। ऐसे ही हमारे जैसे किसी एक व्यक्ति को ले लेते हैं जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो बैठा है यानी मुक्त रूप से गिर नहीं रहा। इसको हम एक आसान से दिखने वाले चित्र से इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो ये हमारा व्यक्ति है और ये कुर्सी इसका पूरा भार वहन कर रही है, इसके पैर हवा में है। तो इस समय क्या हो रहा है? यदि हमारा व्यक्ति मुक्त रूप से गिर रहा होता तो उस पर पृथ्वी के केंद्र की ओर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यानी एक्सेलरेशन कार्य कर रहा होता। लेकिन हमारा व्यक्ति यहाँ पर गिर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Fg, ये एक सदिश राशि है तो इस पे एक एरो बना देते हैं। ये इस व्यक्ति द्वारा इस कुर्सी की सतह पर लगाए जाने वाले अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स के द्वारा संतुलित हो गया है। ये हमारा अभिलंब बल है, नॉर्मल फोर्स है। इन दोनों को हमने सदिश रूप में यानी वेक्टर्स के रूप में दिखाया है। इस स्थिति में नेट बल F नेट ये बराबर है 0 के। और क्योंकि नेट बल 0 है इसलिए व्यक्ति पर पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई त्वरण, कोई एक्सेलरेशन कार्य नहीं कर रहा है, वह मुक्त रूप से नहीं गिर रहा है। फिर भी 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस स्थिति में प्रासंगिक है और इसके बारे में बस हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा व्यक्ति मुक्त रूप से गिर नहीं रहा है। इसे समझने का एक और तरीका ये है कि इसे केवल पृथ्वी की सतह के पास मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के ऊपर कार्य करने वाले गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रूप में न देखा जाए। हालांकि यह है वही, लेकिन और व्यापक रूप से और जनरल रूप से इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में भी देखा जा सकता है। और यह वास्तव में पृथ्वी की सतह पर औसत गुरुत्वीय क्षेत्र यानी एवरेज ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर यह वास्तव में थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो इसे हम पृथ्वी की सतह पर औसत गुरुत्वीय क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर औसत गुरुत्वीय क्षेत्र यानी एवरेज ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में फील्ड का, क्षेत्र का क्या अर्थ है इसके बारे में बस हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन यह हमें ये समझने में मदद करेगा कि जी इस स्थिति से कैसे जुड़ा है जहाँ कोई चीज़ मुक्त रूप से नहीं गिर रही है। अब भौतिकी में क्षेत्र का, फील्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी राशि को अंतरिक्ष में या स्पेस में हर बिंदु से संबद्ध करती है। अब ये राशि अदिश हो सकती है, स्केलर हो सकती है, जिसका मतलब है हमारे पास केवल परिमाण होगा। उस स्थिति में हम इसे स्केलर फील्ड कहते हैं। या ये राशि एक सदिश यानी वेक्टर हो सकती है, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष में हर बिंदु से एक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों संबद्ध होंगे। इस स्थिति में हम इसे वेक्टर फील्ड कहते हैं। और क्षेत्र क्यों कहते हैं, फील्ड क्यों कहते हैं? तो यदि हम पृथ्वी की सतह के पास एक वस्तु की कल्पना करें जिसका कुछ द्रव्यमान है, मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम्स, तो हम इस स्मॉल जी का उपयोग करके इस बिंदु पर लगने वाले वास्तविक गुरुत्वाकर्षण बल की यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की गणना कर सकते हैं। तो अगर ये द्रव्यमान 10 किलो है और पृथ्वी का केंद्र इस ओर है, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो हमारे बल का परिमाण क्या होगा? हमारे बल का परिमाण होगा m गुणा g यानी कि
10 किलोग्राम गुणा 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 98.1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम 98.1 न्यूटन भी कह सकते हैं। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है। तो यहाँ भले ही वस्तु मुक्त रूप से गिर ना भी रही हो, लेकिन जी फिर भी प्रासंगिक है। जी हमें प्रति इकाई द्रव्यमान बल यानी फोर्स पर यूनिट मास देता है। यहाँ हम पृथ्वी की सतह के पास प्रति इकाई द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र हमें प्रति इकाई द्रव्यमान बल बताता है। चाहे कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो या न गिर रही हो, यदि हम उसके द्रव्यमान को जी से गुणा करते हैं, क्योंकि जी प्रति इकाई द्रव्यमान बल है, तो उसे द्रव्यमान से गुणा करने पर हमें पृथ्वी की सतह के पास उस वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का पता चल जाता है। तो हालांकि हम अक्सर जी को त्वरण की तरह देखते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ तभी सही है जब वस्तु वास्तव में मुक्त रूप से गिर रही हो। इस समय जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो इसका त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई त्वरण हो ही नहीं रहा। तो इसलिए जी को केवल त्वरण के रूप में संदर्भित करना, केवल एक्सेलरेशन के रूप में संदर्भित करना सही नहीं है। यदि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो और वस्तु पर कोई घर्षण बल यानी फ्रिक्शन कार्य न कर रहा हो, यानी वस्तु पर लगने वाला नेट बल केवल गुरुत्वाकर्षण बल हो, तो उस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला त्वरण वास्तव में यही होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जी सभी वस्तुओं के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह मुक्त रूप से गिर रही हो या नहीं। यह हमें प्रति इकाई द्रव्यमान बल बताता है। हम जी की इकाई देख करके भी ये सोच सकते हैं कि ये त्वरण है, क्योंकि ये त्वरण की इकाई है। लेकिन जब हम जी को गुरुत्वीय क्षेत्र के रूप में सोचते हैं तो उस स्थिति में भी ये वही राशि है। इसकी इकाई, दिशा, परिमाण सब समान है, लेकिन बस हम उसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं। इस स्थिति में ये त्वरण है और इस स्थिति में हम इसे द्रव्यमान से गुणा करके गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर रहे हैं।